हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ओके, ये इसका पार्ट 1 है। कम से कम एक पार्ट और रहेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पार्ट 1। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते कहाँ पर हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये D1 से D10 तक होते हैं। D10 जो लास्ट वाला है उसको आप नॉन ट्रांजिशन कहते हैं बिकॉज वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी उस कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने जितना भी बोला इस पे प्रॉपर क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे जनरल चीज़ें तो आप पढ़ेंगे, उनका कलर कैसा है, कलर शो करते हैं बिकॉज उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और डी ट्रांजिशन शो करता है ना। एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे आप, उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्चुअली हर साल रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। देखिए ये एमसीक्यू अब आने लगे हैं पेपर में, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में आप इसमें भी गलत कर देते हैं जबकि आपको ये इजी लगता है। ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक में एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ये एन रहेगा, एन मतलब वैलेंस शेल, और डी में n-1 में इलेक्ट्रॉन रहेगा। n-1 का मतलब पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल वो शेल होता है जो बाहर वाले शेल से अंदर वाला होता है। ठीक है, तो ये पेनल्टीमेट शेल में 1 से लेके 10 तक, और एस में या तो 1 या तो 2। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। n मतलब वैलेंस शेल, n-1 पेनल्टीमेट शेल, और n-2 इज एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब और अंदर वाला। यानी कि जब n मेरा 6 होगा तो d मेरा 5 होगा और f मेरा 4 होगा। और आपको पता है ये 2 में डिवाइडेड होते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड, दैट इज 4f एंड 5f सीरीज। खैर ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात है, हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक मैंने ईयर डाला था, ऑल्दो ये सब मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। देखिए KMnO4 इज पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, एंड K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट। मैंने हर जगह नाम नहीं लिखे मगर कहीं कहीं पर लिखे हैं, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। तो यहां पर बन रहा है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट। MnO2 बन रहा है। MnO2 को हम पाइरोलोसाइट कहते हैं। आप इसे नॉर्मल मैग्नीज डाइऑक्साइड तो कह ही सकते हैं, मगर जो है आप इसको कहिए पाइरोलोसाइट, और साथ में ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक MnO4 को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं, देखिए आपको Mn के 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिकॉज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जहां पे कोई कंपाउंड एक बार ऑक्सीडाइज होता है और कोई कंपाउंड एक बार रिड्यूस होता है। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, KMnO4 की रिएक्शन जो है हम Ki के साथ बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, है ना। Ki के साथ बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। एक हमें मिलेगा MnO2 मिलेगा, एक हमें पोटेशियम के साथ OH मिलेगा, एक KiO3 मिलेगा। ओके, अगला देखिए, हमें KMnO4 की प्रिपरेशन करनी है। किससे करनी है? हमें पाइरोलोसाइट से KMnO4 प्रिपेयर करना है ना। और पाइरोलोसाइट क्या होता है? दैट इज MnO2। अब देखिए, इसमें एक स्टेप में बनेगा पोटेशियम मैग्नेट, और इससे दूसरे स्टेप में आप उस पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा KMnO4। साथ में और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखिए प्रिपरेशन 2 ही 3 आपके सिलेबस में है डी ब्लॉक में, और सबकी सब इंपॉर्टेंट है। इसको जरा डिटेल में देख लीजिए। ये लिया आपने पाइरोलोसाइट, दैट इज MnO2। इसकी आपने KOH के साथ ऑक्सीजन पास कराई, बना पोटेशियम मैग्नेट, और इस पोटेशियम मैग्नेट को आपने एसिडिफाई करा तो बना KMnO4, MnO2, K2SO4, H2O। देखिए आप बाकी प्रोडक्ट लिखे ना लिखे, आप KMnO4 और MnO2 जरूर लिखेंगे अगर आपसे ये रिएक्शन पूछी जाएगी तो। फिर से देखिए, आपने एक Mn लिया था और Mn के 2 प्रोडक्ट्स मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन फिर से क्या है? ये रिएक्शन फिर से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है। स्क्रीनशॉट एक ले लिया करिए। अगला देखिए, K2MnO4 को देखिए, अभी इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करी थी, है ना। तो आपको KMnO4 के साथ MnO2 मिला था,
और अगर इसी K2MnO4 का आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में करा लेंगे तो आपको केवल KMnO4 मिलेगा। ओके, मतलब ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी। एसिडिक मीडियम में अगर K2MnO4 को करेंगे आप पोटेशियम मैग्नेट को तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, लेकिन अगर K2MnO4 को आप एल्कलाइन मीडियम में करेंगे तो वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अब वो लैंग्वेज में लिखते हैं, वो लिखेंगे पोटेशियम मैग्नेट इज एसिडिफाइड या पोटेशियम मैग्नेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एल्कलाइन मीडियम। तो आपको समझना होगा कहां पे कौन सी रिएक्शन लिखनी है। अगला देखिए, इन्होंने ये शायद मैंने रिपीट कर दी, सेम रिएक्शन है, वही बात है ना, मल्टीपल ईयर्स में आई होती तो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए KMnO4 की हीटिंग है, वही रिएक्शन जो ऊपर थी सेम है, स्टार बना रखा है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद KMnO4 से अगर आप इसका पोटेशियम हटा दीजिए तो देखिए पोटेशियम पे है प्लस और MnO4 पे है माइनस। आजकल आयनिक फॉर्म में इक्वेशंस को पूछते हैं, आयनिक फॉर्म में पूछेंगे तो आपको इसका कैटायनिक पोर्शन हटा करके रिएक्शन देते हैं वो। देखिए MnO4 माइनस सब जगह लिखा है, ये एक्चुअली मैंने KMnO4 ही लिखा है, बस ये आयनिक मीडियम में रिएक्शन लिखी है। देखिए सारी की सारी एसिडिक मीडियम में, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पर 16H है, कहीं पर 6H है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर 5 आपका मेन कंपोनेंट है तो पोटेशियम वो ये आपके प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, और जहां जहां पर 10 है वहां पे आपके प्रोटॉन्स क्या हो जा रहे हैं, 16 हो जा रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शन मैंने एक साथ इसलिए लिखी है बिकॉज इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात समझने वाली है। इन सारी की सारी रिएक्शन में Mn2+ बन रहा है, वो कॉमन है, सब में वाटर बन रहा है, वो कॉमन है, MnO4 के साथ H+ आयन कॉमन है। आपको बस देखना ये है कि देखिए इन सभी जगहों पे आपका ये जो MnO4 Mn है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप निकाल के देख लीजिए, और Mn2+ में ये हुआ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी रिएक्शन में जो आपका मैग्नेस आयन है वो रिड्यूस हो रहा है, तो आप जो दूसरा एलिमेंट लेंगे वो ऑक्सीडाइज होगा। देखिए आपने I- लिया, ये -1 है, और I2 मतलब 0, तो -1 से 0 गए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आप जो भी साथ में कंपाउंड ले रहे हैं आपको सिर्फ उसको ऑक्सीडाइज कर देना और कुछ नहीं करना। ये सब एक सेट की रिएक्शंस है। SO3 है ना, ये सल्फाइड आयन, ये सल्फेट, सल्फाइड देखिए SO4 में कन्वर्ट हो गया, NO2 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो गए, और फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो गया। इसमें कलर भी है, एक साल उन्होंने कलर देकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का फेरस आयन है ये येलो कलर के फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दी है, मगर मान लीजिए आपको कोई नई रिएक्शन मिल जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको भी आपको सिंपली ऑक्सीडाइज कर देना है। ऑल राइट चिल्ड्रेन, चलिए इसके बाद में बात, ये तो हो गया आपका मैग्नेट और परमैग्नेट। KMnO4 इज पोटेशियम परमैग्नेट एंड K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कलर्स बनाए। पोटेशियम परमैग्नेट, जितने लोग कभी भी लैब गए होंगे उन्हें पता है कि वो पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में उसको यूज करते हैं। तो पोटेशियम परमैग्नेट जो है वो पर्पल कलर का है, और जो पोटेशियम मैग्नेट होता है इसका कलर ग्रीन होता है। देखिए ये KMnO4 से बनाया है हमने, है ना, तो KMnO4 से बनाया है तो इसमें एक माइनस लगेगा बिकॉज एक पोटेशियम है। ये हमने K2MnO4 से बनाया है पोटेशियम मैग्नेट से, 2 पोटेशियम हटेंगे तो हमने 2 माइनस लगाए। दोनों टेट्राहेड्रल हैं, एक का कलर ग्रीन है, एक का कलर पर्पल है। अब उन्होंने 1000 तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे, कभी उन्होंने पूछा है ग्रीन कौन सा है, कभी पूछा है पर्पल कौन सा है, कभी उन्होंने कहा इसके स्ट्रक्चर बना दीजिए, कभी उन्होंने कहा इस पे चार्जेस बता दीजिए, कभी वो कहते हैं टेट्राहेड्रल है या नहीं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, कैसा भी क्वेश्चन होगा तो हम कवर कर लेंगे। और देखिए एक रिएक्शन उन्होंने ये दी थी, ये वाली जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन लिखी थी, है ना, KMnO4 पाइरोलोसाइड से, वही इक्वेशन यहाँ पर हमने दोबारा से लिखी है आयनिक मीडियम में। देखिए MnO2 लिया था, उससे बन रहा था K2MnO4, 2 पोटेशियम हटाइए तो MnO4 पे क्या आएगा, माइनस का चार्ज, है ना, फ्यूज्ड विद KOH एंड एयर, फ्यूज्ड विद KOH एंड एयर, एयर की जगह आप NO3 भी ले सकते हैं। अगला देखिए पोटेशियम मैग्नेट को अब आपने जो है वो एसिडिफाई कराया, है ना, तो इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, उससे मैग्नेट आयन मिल रहा है। बस ये रिएक्शन वहां पे लिखिए, एसिडिफाई कर सकते हैं या फिर अगर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कलाइन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, केवल एसिडिफाई H2SO4 से करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में करते हैं तो भी आपको सेम रिएक्शन मिल जाएगी। किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है याद रखना है। इतनी इंफॉर्मेशन KMnO4
और K2MnO4 के बारे में सफिशिएंट है ना। बुक से बाकी आप पढ़ेंगे तो एडिशनल चीजें कुछ मिल जाएंगी आपको, राइट। अगला सेट जो आता है वो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन का आता है। क्रोमेट इज K2Cr2O7 एंड डाइक्रोमेट इज K2CrO4। मैं यहां लिख देती हूं डाइक्रोमेट K2, जिसमें 2 क्रोमियम वो डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड ये है K2CrO4। दिस इज क्रोमेट, है ना। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट इज पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम हटाइए 2 माइनस यहाँ, पोटेशियम हटाइए 2 माइनस यहाँ। डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज, क्रोमेट का कलर है येलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलर्स याद रखने हैं, है ना। अब देखिए इसको इन्होंने जो है यहां, इसको मैं यहां पर लिख रही हूं, यहां पे देखिए ये रिएक्शन बेसिक मीडियम डालेंगे, डाइक्रोमेट को बेसिक करेंगे तो क्रोमेट मिल जाएगा, और क्रोमेट को एसिडिक करेंगे तो डाइक्रोमेट मिल जाएगा, है ना। फिर से ध्यान रखिए, क्रोमेट को अगर आप एसिडिक करेंगे तो डाइक्रोमेट मिल जाएगा, और अगर क्रोमेट को अल्कलाइन करेंगे तो डाइक्रोमेट को अल्कलाइन करेंगे तो क्रोमेट मिल जाएगा। देखिए एक माइनस छूट गया यहाँ पे। ओके, ये इनके स्ट्रक्चर है, ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ये ऑरेंज है, ये येलो। आप फिर वही बात, इसमें 1000 तरीके के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे हैं उन्होंने, प्लीज आप इस कंटेंट को याद रखिए ना। K2Cr2O7 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अल्कलाइन मीडियम में भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एसिडिक मीडियम में है। सेम बात KMnO4 पे भी लागू होती है, वो भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मगर हम K2Cr2O7 को केवल एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। देखिए ये वाली रिएक्शन पता नहीं कितनी बार आई है, ये वाली, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ये पता नहीं कितनी बार आई है, तो इनको तो प्लीज याद ही रखिए, तो लास्ट ईयर भी आई थी, है ना। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, H+ आयंस, केवल H+ आयन से डाइक्रोमेट की रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करने के लिए है, तो बनेगा क्रोमियम आयन के साथ 7 वाटर। आधा नंबर ये लिखने का, आधा नंबर ये लिखने का। अगला, एसिडिक मीडियम में H2S डाल दीजिए, तो देखिए भाई आपने अभी अभी कहा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे सल्फर जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हो गई 0, तो ये -2 से 0 ये ऑक्सीडाइज हो गई, क्रोमियम आपका रिड्यूस हो गया, तो K2Cr2O7 आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एक साल उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें उसके मेटल का वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो उसका ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए ये K2Cr2O7 में आप क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +6 आता है ना। और क्रोमियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? क्रोमियम इज 24 का मतलब हुआ 4s2 3d4, तो 4 ग्रुप डी के और 2 जो S पहले से प्रेजेंट है, S के 2 और D के 4, 4 + 2 हुआ 6, तो ग्रुप नंबर 6। देखिए ये कॉमन सेंस है, उसी इतनी इंफॉर्मेशन में तरह तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कि सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई कर दीजिए, आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक। दिस इज ऑल, जितना हम एक वीडियो में कवर कर पाए। अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।